चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बता दीजिए। फिर आज के इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में आपके आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। फिर आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हाँ, आज क्रैश कोर्स का पहला दिन है और क्रैश कोर्स के माध्यम से इतनी जबरदस्त तैयारी आपकी चलने वाली है जितनी आपने कभी सोची नहीं होगी। सच बता रहा हूं दोस्त। और देखिए, ये बनने वाली बात नहीं है, लेकिन आज से बिल्कुल सीरियस हो जाइए क्योंकि मिशन है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। मिशन क्या है? टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। और ये जो आप कमेंट बॉक्स में जिसका बर्थडे नहीं है उसका भी मना रहे हैं, तो ये सारा बर्थडे बनाना निकल जाएगा जैसे ही जो है वो एग्जाम नहीं क्लियर होगा। सो बर्थडे मनाना बंद करिए और आज से एकदम मिशन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रिपेयर हो जाइए। पहला दिन, पहली क्लास, नई शुरुआत। और इस शुरुआत के जरिए हम डिफरेंट तरीके की चीजों को सॉल्व करेंगे। एक क्लास में तीनों सब्जेक्ट कवर होगा, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्लियर है बात बच्चों? तो ये वे बच्चे भी देख सकते हैं जो मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, फिजिक्स को या केमिस्ट्री को, मतलब तीनों सब्जेक्ट कवर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एकदम सीरियस तरीके से और क्वेश्चन को थोड़ा तेजी में सॉल्व करते हैं। और मैं आप सभी से एक बात बता देना चाहता हूं कि देखिए, अभी सॉल्व करना मत शुरू करिए, लेकिन अभी मेरी बात एक बार सुन लीजिए कि देखिए, एग्जाम नजदीक आ गया है एंड ऐसी स्थिति में अगर आप क्वेश्चन को धीरे सॉल्व किए तो फिर इसमें गलती आपकी है, क्योंकि हम शुरू से आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चन में अब थोड़ी स्पीड लाइए। क्वेश्चन को अब धीरे सॉल्व करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों? तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा रफ्तार में सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। सो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखते हैं। एक मिनट बच्चों बस। यस। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विद इन 30 सेकेंड आप इसका आंसर बताइए। x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव हो तो x का मान क्या होगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक भेजिएगा सर। कौन से फिजिक्स और केमिस्ट्री का? सिंपी। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चों का ये आंसर आ रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था मैंने कि जो भी संख्या अंडर रूट में बार बार रिपीट हो रही है उसका आपको गुणनखंड कर देना है। ऐसा गुणनखंड जिसका अंतर यानी कि दोनों गुणनखंडों को आपस में घटाने पर एक आए। जब अंडर रूट के अंदर प्लस 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 आगे बढ़ रहा हो तो बड़ी वाली संख्या करेक्ट जवाब हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से है। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव। आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए, समय हो चुका आपका समाप्त। अब देखिए, जो भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसका 2 गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड जिसका अंतर 1 आए। तो 3 दूनी के 6, 3 में से 2 गया 1। क्लियर है बात? क्लियर है बात बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब प्लस प्लस वाली संख्या आगे बढ़ रही है तो बड़ी वाली संख्या इन गुणनखंडों में से सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर माइनस माइनस रहता अंडर रूट में तो छोटी वाली संख्या करेक्ट जवाब होती। बढ़िया, एकदम शानदार। इसका पीडीएफ मिलेगा क्या सर? बिल्कुल कीम जोन, इसका एकदम हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगा आपको। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मैथ का 2 ही प्रश्न ऐड किया गया, ओहो। चलिए बच्चों, आज के लिए मैथ के 2 ही प्रश्न को रहने देते हैं। एक्चुअली मैंने टाइपिस्ट को दिया था, जिसने ये पीडीएफ बनाया था, उसको 13 मैंने स्लाइड दिया था, उसने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही अपलोड नहीं किए। उनको डांट लगानी पड़ेगी, जरा रुकिए। चलिए आज के लिए मैथमेटिक्स के लिए माफी चाहते हैं, मैथमेटिक्स की तो कई क्लास चल चुकी है, तो आप ये फिजिक्स का अब स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जल्दी से बताइए, और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं आपको। सो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि बालू के एक कण की त्रिज्या, बालू का एक कण है छोटा सा, उसकी त्रिज्या दी गई है 1.6 गुणे 10 की घात -4। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, मीटर में दिया गया है और एंगस्ट्रॉम में बदलना है। मीटर में दिया गया है और एंगस्ट्रॉम में वैल्यू को बदलना है। तो आप यहां पे लिखिए त्रिज्या r बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -4 मीटर। और आप जानते हैं बच्चों कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, तो 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस मीटर को हटा के और 10 की घात 10 लिख दीजिए, यानी 1.6 गुणे 10 की घात -4 और इंटू 10 की घात 10, और अब लिख दीजिए इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात 10 में से 4 गया, 10 की घात 6। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में इन पॉइंट से भी क्वेश्चन लड़ सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। सबसे पहली चीज, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो आप हमेशा बच्चों याद रखेंगे कि 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और एंगस्ट्रॉम को ऐसे अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है a⁻0 के रूप में। ठीक है। दूसरा, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, ये आप बताएंगे। कितने मीटर होते हैं, ये सारा पीडीएफ बच्चों आपको मिलेगा। बहुत ही तगड़ी तैयारी होगी, सो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बताइए 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, जल्दी बताइए। तो ये चीज बच्चों आपके ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। वेरी गुड। तो समझ आ रहा है 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, 10 की घात -10। देखिए बिल्कुल रोहित ने बिल्कुल सही बताया। देखिए 1 मीटर में जब 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। इतनी बातें समझ में आई। इसके अलावा तीसरी चीज आपको जो इस पॉइंट से देखनी है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, क्योंकि तरंग भी क्या मापता है, दूरी ही मापती है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है,
ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है बच्चों पारसेक। क्या होता है? पारसेक। तो ये 3 पॉइंट्स आप एक क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप का आपकी स्क्रीन पे है। 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? जल्दी से बताइए। आज शाम क्लास होगी, हाँ आज से क्लास होगी शिवानी, आज शाम को भी क्लास होगी, सुबह भी हुई थी और क्रैश कोर्स की भी क्लास चल रही है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिल्कुल सही बताया भाई बच्चों, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है और इसी पे चाप के रख देना है एकदम। 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? जल्दी बताइए आंसर। देखिए विनय का बी आंसर, सुधीर का बी आंसर, जुबैर का बी आंसर, मैक्सिमम बच्चों का मतलब बी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों यहां से इसको सॉल्व करते हैं हम। 1 मिनट में सबसे पहले ये बताइए कि कितने सेकंड होते हैं? तो सर 60 सेकंड होते हैं। और 1 सेकंड में ये बताइए आप मुझे, 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड? 1 सेकंड में होते हैं 10 की घात प्लस 6 माइक्रो सेकंड। ठीक है, तो इस सेकंड की जगह पर आप 10 की घात 6 माइक्रो सेकंड रखिए, तो 60 और गुणे 10 की घात 6 माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकंड। अब इसको मानक रूप में अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात 6 और 1 7 माइक्रो सेकंड। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। और यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताता हूं कि 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? कितने सेकंड होते हैं? 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? 10 की घात -6 सेकंड। ये बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। सर अब धुरंधर बैच की क्लास नहीं चलेगी? अरे बच्चा, जितनी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स में था वो लगभग मैंने पढ़ा दिया है। 1-2 चैप्टर और है, किसी दिन पढ़ा दिया जाएगा, जैसे संडे को पढ़ा दिया जाएगा। अरे कौन सा है? मेंसुरेशन है, और बताइए ना कौन सा है। और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करा दिए गए हैं, तो उसकी आप प्रैक्टिस करिए। और जो क्रैश कोर्स है इसके माध्यम से बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस आपकी करा दी जाएगी शिवा जायसवाल। और धुरंधर बैच वाले स्टूडेंट्स बढ़िया से फायदा इसका भी उठा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस बात को आपको याद रखना है। ये 2 क्वेश्चन किए और 2 क्वेश्चन से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, हमेशा याद रखें। क्लियर है बात? वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या कितनी होती है? 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? जल्दी बताइए। और इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलेंगे ताकि हमें बहुत सारी चीजें एक क्वेश्चन से रिलेटेड पता चले। चलिए बताइए जल्दी से, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या कितनी होती है? ये बैच बहुत अच्छा है, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। क्रैश कोर्स के माध्यम से बहुत ज्यादा चीजें चलती हैं, बहुत ज्यादा चीजें आप सीख पाएंगे। तो देखिए बच्चों, 1 माइक्रोन में सबसे पहले मीटरों की संख्या बताइए। तो आपको पता है, अगर आपने मापन चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा 1 माइक्रोन में 10 की घात -6 मीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 10 की घात -6 और इंटू 10 की घात 10, तो कितना हो गया? 10 की घात 10 में से 6 गया 4 + 4,
तो 10 की घात 4 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का गलत जवाब आ रहा है। क्यों भाई, कहें गलत जवाब आ रहा है? गलत जवाब क्यों आ रहा है बच्चों आपको? इसीलिए मैं कह रहा था कि बैच ये वाला स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में अब लिखिए, 1 माइक्रोन में 1 माइक्रोन में कितना मीटर? क्यों ऐसा चल रहा है पेन भाई? नहीं तो अब कंफ्यूज नहीं होंगे ना रितेश। ये बैच स्टार्ट हुआ है और ये बैच इसीलिए स्टार्ट हुआ है ताकि आपके कंफ्यूजन को बहुत हद तक दूर किया जा सके। 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 1 माइक्रोन में होता है 10 की घात -6 मीटर। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बहुत बढ़िया से आपने आंसर दिया। स्टेटस जोन ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड। इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर देना है। ना, यूपी की डेट बहुत कम चांस है बढ़ने का। स्वाति, इस बार काफी कम चांस है, कोरोना का उतना लहर नहीं है तो इसलिए चांस कम है। तो एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? बिल्कुल सही कहा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का। तो यहां पे एक और क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में मिल गया। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है ये आप बताएंगे। और किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है और किस रंग की ज्यादा होती है? ये दोनों चीजें आपको आज याद होने को मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है इसी पॉइंट से कि प्रकाश की चाल निर्वात तथा वायु में कितनी होती है? ये सारे इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं। निर्वात तथा वायु में होती है कितनी? तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप लिखा करिए जो मैं पूछ रहा हूं मुझसे पहले। तो सबसे पहले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक, तो ये है आपका एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पेन की नोक लगता है बदलनी पड़ेगी, काम कर नहीं रहा है। समझ रहे बच्चों? तो प्रकाश की एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों। रुकिए मैं पेन बदलता हूं। एक्चुअली ये पेन में दिक्कत है या टैब में दिक्कत है समझ नहीं आ रहा। मैट्रिक्स से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते, आप देखिएगा। और जो आते भी होंगे वो मैं करा दूंगा सिंपली क्रैश कोर्स में ही। ठीक है, मैं कह तो रहा हूं कि कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर छोड़ा नहीं है मैंने। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो वो होती है बच्चों बैगनी। और किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है? तो वो होती है लाल। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और प्रकाश की चाल निर्वात तथा वायु में तो 3 × 10 की घात 8
मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिए। लीटर किस पद्धति का मात्रक है? लीटर जो होता है वो निम्नलिखित में से किस पद्धति का मात्रक है? जल्दी बताइए बच्चों, लेट नहीं, और भी क्वेश्चन अभी करने हैं बहुत सारे। लीटर किस पद्धति का मात्रक है? बिल्कुल सही कहा, लीटर मीटरी पद्धति का मात्रक है। लीटर कौन से मात्रक है? मीटरी पद्धति का। और देखिए, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट करिए, बिना पढ़े कुछ नहीं आएगा। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में, या एफपीएस पद्धति में, या एसआई पद्धति में, या एमकेएस पद्धति में? जो हमने आपको स्मार्ट कोर्स की वीडियो दी है उसमें इतना बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ाया गया है कि अगर आप उसको पढ़े रहते तो आप दनादन आंसर देते। जल्दी आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही कहा, एसआई पद्धति में एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, और विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उसको मैं आपको लिखवा देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला, विद्युत धारा कौन सी राशि है? कौन सी राशि है? अदिश राशि या सदिश राशि? जल्दी बताइए। दूसरी चीज इससे बन सकती है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? तीसरी चीज इससे बन सकती है, विद्युत धारा मापने का यंत्र चौथा, विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार। ये 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और चारों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला, विद्युत धारा कौन सी राशि है? तो इसमें वह होने के बावजूद भी बच्चों ये एक एक्सेप्शन है, यानी कि ये एक अनुमानित चीज है, मतलब वह भी आ रहा है शब्द में, लेकिन ये एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है बच्चों? अदिश राशि है, इस बात का आप याद रखेंगे। विद्युत धारा का सूत्र, तो I बराबर होता है Q बटा T, और ये पहला फॉर्मूला हो गया विद्युत धारा का। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है I बराबर V बटा R ओम के नियम से, और विद्युत शक्ति में रिलेशन, तो I बराबर P बटा V, ये होता है विद्युत शक्ति के लिए। तो इतने फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखवा दिया आपको। विद्युत धारा के मापने का यंत्र क्या होता है भाई? तो अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा के प्रकार, तो 2 प्रकार की होती है विद्युत धाराएं, प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा होता है बच्चों आपका क्या? दिष्ट धारा। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और दृष्टि धारा का ग्राफ बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होता है, सांप जैसा, है ना, V और I में। ठीक है, और दृष्टि धारा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एकदम कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इन सब चीजों को बच्चों आपको याद करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम माप क्या होता है? मतलब वर्नियर कैलिपर्स अपने द्वारा कम से कम कितने माप सकता है? कितनी छोटी से छोटी माप को कितनी माप को कर सकता है ये?
ठीक है, जल्दी बताइए आप। बिल्कुल सही बताया। देखिए कई जगह 0.01 mm होता है, कई जगह 0.02 mm होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाती है कई लोगों को, बट बुक में जो दिया है वो ये दिया है, तो हम इसको मान के चलेंगे 0.02 mm। क्लियर है बात? सो इस बात को आप याद रखेंगे। हालांकि 0.01 भी होता है, बट अब बुक में दिया है तो इसको मान के चलिए। 0.02 भी होता है, तो इसको ऑप्शंस इतने सिमिलर नहीं देने चाहिए, थोड़ा बहुत बदल के देना चाहिए। ये बुक वालों की गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्क्रू गेज जो होता है, स्क्रू गेज आप देखें बच्चों, कुछ ऐसा होता है। अगर जो आप इंटर में होंगे तो आप इसको देखे होंगे, और इसी में तार का व्यास मापा जाता है, मतलब छोटी से छोटी व्यास को मापा जाता है। तो स्क्रू गेज ऐसा कुछ होता है। क्लियर बात? तो स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा जा रहा है। तो स्क्रू गेज बच्चों पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे पेंच को नहीं कसा जाता है, वैसे ही स्क्रू गेज को कस के और व्यास ज्ञात किया जाता है। तो स्क्रू गेज पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं? जल्दी बताइए आंसर इसका। एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं और बढ़िया से देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? तो वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितने माइक्रोन? 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। तो 1 मीटर बराबर 10 की घात +6 माइक्रोन। तो यहाँ पे 9.46 गुणे 10 की घात 15 और +6, 10 की घात 6 इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 15 6 21। तो यहाँ पे 10 की घात 15 और 5 20 और 1 21। तो 21 तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमेशा 1 रुपया ज़्यादा लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं कुछ खरीदने आप गए, आम खरीदने गए और आम है 20 रुपये किलो, तो आपके पास अगर 19 रुपये होगा तो वो देगा नहीं देगा। भले से आपके पास 25 रुपये मतलब 21 रुपये रहे और आपको देना पड़े, लेकिन वो अपना घाटा नहीं सहता, इसलिए 21 आया है तो 22 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। मतलब इसके नियरेस्टतम कौन है, इसके नज़दीक कौन है? सो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अब यहाँ पे बच्चों आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स क्या है? वो पॉइंट्स क्या है बच्चों? वो पॉइंट्स ये है, क्या था क्वेश्चन तीनों वो देख लिया जाए एक बार। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? इसके अलावा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? अब बहुत सारे बच्चे समय का लगा के आ जाते हैं, क्योंकि वर्ष उनको दिखता है तो उनको लगता है कि समय होगा, लेकिन नहीं, यहीं पे गलती आप कर देंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर बच्चों 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक मैंने आपको बताया भी था कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बच्चों? पार्शिक, ये मैंने बताया था। अच्छा, एक पार्शिक बराबर फिर कितना होता है? आप में से बहुत सारे बच्चे इसको जानते होंगे। एक पार्शिक बराबर कितना मीटर?
ये आप होमवर्क के तौर पे लीजिए, इसका आंसर बताइएगा। जिनको नहीं पता वो मुझसे बताएंगे, मैं बता दूंगा। जिनको पता है वो खुद बताएंगे। एक पार्सेक बराबर कितना मीटर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सुग्राही संयंत्र मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि, मतलब जो अधिक सुग्राही यंत्र है, जो अधिक एकदम बढ़िया यंत्र होता है, सुग्राही मतलब एकदम बढ़िया, तो उस यंत्र को मापने पर उसकी शुद्धता बढ़ जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा आलोक का ठीक है, बट थोड़ा और बढ़िया से लिखिए। सिर्फ 3 नहीं होता है, 3 दशमलव क्या, ये तो बच्चों आपको पता होना चाहिए है, ये बात आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप दिक्कत कर रहे हैं। स्वाति, सिंपी, सुधीर, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का बच्चों बी आंसर होगा। इसका सार्थक अंक अधिक हो जाता है, इसलिए इसकी शुद्धता बढ़ जाती है। ठीक है, अब कोई बच्चा कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन गलत है, सी आंसर होगा। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन रोहित, या ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा? कौन सा रोहित कह रहे हैं आप? चलिए, सब सही है, बेमतलब का समय बर्बाद मत कराइए। चलिए, तो यहां पे बच्चों इसमें अगर आप देखेंगे, एक पारसेक बराबर तो 3.28 गुणे 10 की घात 16 मीटर। ठीक है, लगभग इतना होता है। अब ऊपर नीचे थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, कहीं कहीं 3.08 भी देता है, कहीं कहीं 3.6 भी देता है। ठीक है, तो आप इसको लेके कंफ्यूज नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये याद रखेंगे 10 की घात 16 होता है। ठीक है, कई जगह 3.086 गुणे 10 की घात 16 मीटर भी दिया है। तो ये आप एक एक्सपेक्टेड वैल्यू याद रखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी नहीं होता, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, जितनी भी चीजें हैं वो थोड़ा लगभग में मापी जाती हैं। चलिए, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन का सही जवाब आपने दे दिया। अगला क्वेश्चन, पिछत त्रुटि का कारण क्या है? इन सभी ये थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, तो इनको आप याद कर लीजिएगा बस। पिछत त्रुटि का कारण क्या है कि पेंच में ढिबरी का ढीला हो जाना। जो पेंच होता है उसमें ढिबरी जो होती है, बोल्ट, वो ढीला हो जाती है, जिसके कारण ये त्रुटि उत्पन्न होती है। पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.0650 में सार्थक अंकों की संख्या है। बच्चों, सार्थक अंक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सार्थक अंकों की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ऑफलाइन बैच जो मैंने दिया है आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम में भी भेज दिया है, उस बैच से आप अपनी अच्छी तैयारी करेंगे। क्लियर है बात? सभी को चैप्टर वाइज पढ़ा दिया है। इसका आंसर बताइए। बी आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। गलत गलत गलत, डी आंसर आ रहा है विवेक का, डी आंसर आ रहा है सुधीर का। 2-4 बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें मैंने बताया था ऑफलाइन बैच में कि अगर दशमलव के ठीक पहले कोई शून्य अंक है
तो दशमलव के ठीक बाद वाले शून्य अंक को छोड़कर शेष सभी अंक सार्थक होते हैं। तो शेष सभी अंक यानी 2 2 4, 4 अंक सार्थक हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 गुणे 10 की घात -25 किग्रा है। यूरेनियम परमाणु के द्रव्यमान में कोटि मान क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, इसके में कोटि मान क्या होगा? तो आप जानते हैं बच्चों कि कोटि मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कोटि मान हम निकालने के लिए जो भी वैल्यू है इसकी तुलना तुलना जितनी भी वैल्यू है इसकी तुलना 6.4 से करते हैं। अगर ये वैल्यू छोटी आई, मतलब कहने का मतलब क्या है, सॉरी 3.16 से करते हैं, 6.4 में कह रहा हूं, इसकी तुलना 3.14 से करते हैं। किसी भी वैल्यू की तुलना, जो वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, जो वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, उसकी तुलना 3.14 से करते हैं। अगर वो चीज 3.14 से बड़ा है तो उसकी घात में 1 जोड़ देंगे, और अगर छोटा है तो उतना ही रहने देंगे। तो 3.7 आप बताइए 3.14 से बड़ा है या छोटा? जाहिर सी बात है बड़ा है भाई। तो 10 की घात -25 में 1 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो ये आ गया 10 की घात -24। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एकदम बढ़िया से समझ आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब केमिस्ट्री की बारी। अब बच्चों यहां से केमिस्ट्री की बारी आई, तो सारे बच्चे केमिस्ट्री का थोड़ा सा बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ये फर्स्ट चैप्टर का है, तो फर्स्ट चैप्टर में उतना ज्यादा हार्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। फर्स्ट चैप्टर का धनाधन आप सॉल्व करते चलेंगे। तो जल्दी से बताइए, रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित होती है उनका अध्ययन रासायन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? फर्स्ट चैप्टर को बच्चों बड़ा दिल से पढ़ाया है ऑफलाइन बैच में, और ऑफलाइन बैच अगर आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल सही तरीके से जवाब दे देंगे। बिल्कुल सही बताया सुधीर ने। भौतिक रसायन के माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित होती है उसका अध्ययन करते हैं भौतिक रसायन के माध्यम से। दूसरा है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन सल्फाइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा है कार्बनिक यौगिक? तो बिल्कुल सही बताया। देखिए ये मीथेन को हम कहते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन सॉरी मीथेन को कहते हैं हम क्या? तो वो कहते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बन के ऑक्साइड कभी भी कार्बनिक यौगिक नहीं होते, ठीक है। और सल्फाइड, कार्बन के साथ जो ये मिला है हाइड्रोजन और ये जो बनाया है मीथेन, उसको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में बच्चों जो जल पाया जाता है उसकी प्रतिशत मात्रा, उसकी परसेंटेज कितनी होती है?
जल्दी बताइए। इसको थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने आपको बता रखा है कि 65 से 90%, 65 से 90%। अब इस पूरे स्लाइड से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा या पॉइंट्स बनेगा वो आपके स्क्रीन पे है। पहला, CH4 यानी कि मेथेन एक कार्बनिक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि मेथेन को कौन सा गैस कहते हैं? कौन सा गैस कहते हैं? मार्श गैस। ठीक है, या मार्स गैस का सूत्र क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो वो होता है आपका क्या? मेथेन। इतनी बातें समझ आ रही है? इतनी बातें समझ आ रही है क्या? मार्श गैस भी इसको हम कहते हैं। ओके, वेरी गुड। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है इससे? मार्स गैस, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं बन सकता। चलिए, कोई बात नहीं, इतना ही रखने देते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है बच्चों? तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो होता है, कैसा होता है? अम्लीय होता है। बिल्कुल सही बताया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। पीपीटी टाइपिस्ट को जो है वो कुछ समझ नहीं आया, फिजिक्स का कभी क्वेश्चन इधर कभी उधर लगाया है, तो उसको डांट लगानी पड़ेगी या पिटाई करनी पड़ेगी। अब आते हैं यहाँ पे, गोले की त्रिज्या के मापन में 1% की त्रुटि है, तो आयतन के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? सुधीर, मुझे आप याद दिला दीजिएगा व्हाट्सएप पे, अगर मैं शाम को 4 बजे तक नहीं भेजता हूं आपको, ठीक है, तो मुझे याद दिला दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपको इसका आंसर देना है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर 1% की त्रुटि है तो सबसे पहले तो गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो यानी कि प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला होता है डेल्टा V/V और गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्लास 12th वाले अगर डिफरेंशिएशन जानते होंगे तो अच्छी बात है, तो इसका करेंगे तो 3 गुणे डेल्टा R/R हो जाएगा। तो 3 गुणे त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा R/R का मान कितना है? 1%। तो 1 करेंगे तो 3 एकम में 3% की त्रुटि उसके आयतन में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। और गोले की त्रिज्या भी याद रख लीजिएगा, पिछले बार अर्ध गोले की त्रिज्या आया था, तो अर्ध गोले की त्रिज्या यहां पे मैं लिख भी देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सॉरी आयतन में कह रहा हूं, गोले का आयतन और अर्ध गोले का आयतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोले का आयतन कितना होता है? तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोले का आयतन, अर्ध
गोले का आयतन वो कितना होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? वक्र पृष्ठ वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इन सब चीजों को आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मैथ में भी काम देगा, आपको फिजिक्स में भी काम देगा। क्लियर है बात बच्चों? बहुत बढ़िया। हाँ, तो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्थक अंक वाला है। 0.310 गुणे 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। 0.310 गुणे 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए बच्चों, सार्थक अंकों का 10 की घात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो मैंने आपको बता रखा है। सार्थक अंकों का 10 की घात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका फर्क नहीं पड़ता तो इसको हटा दीजिए, और दशमलव के ठीक पहले अगर 0 हो तो उसके बाद वाले सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। तो 1, 2 और 3 सार्थक अंक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सार्थक अंक की वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, ऑफलाइन बैच में बहुत बढ़िया से आपको बताया गया है। ठीक है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो कार्य का सीजीएस मात्रक बच्चों क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। बिल्कुल सही बताया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट, कार्य का मात्रक तथा सूत्र, क्योंकि कार्य से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फॉर्मूला तो हो जाएगा W बराबर F इंटू S। ठीक है, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। और अगर हम इसका सूत्र याद रखें, कार्य का SI पद्धति में मात्रक याद रखें, SI मात्रक, सॉरी यहां पे लिख देता हूं मैं, SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक अगर हम देखें तो वो होता है आपका क्या? जूल। कार्य का अगर हम MKS मात्रक देखें, MKS पद्धति में मात्रक देखें, तो वो क्या हो जाएगा? F इंटू एस, बल गुणे विस्थापन से। तो बल का MKS पद्धति में मात्रक कितना होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कार्य का MKS पद्धति में मात्रक हो जाएगा। ओके, CGS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका कितना? वो हो जाएगा कितना? अर्घ। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखिएगा कि एक जूल में कितना अर्घ होता है? तो 10⁻7 अर्घ होता है। ये बात भी आपको अपने दिमाग में फिट रखना है, वेरी वेरी। सो इतनी सारी चीजें एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताई जा रही है। समझ रहे बात बच्चों? सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, जरा देखिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है? पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें कार्बन का स्थान चौथा है, ये बता दीजिए आप मुझे। तो बहुत बढ़िया, आपको ऑफलाइन बैच में भी मैंने बताया था 17वां स्थान है। चौथा स्थान है, 17वां स्थान है। MKS पद्धति में न्यूटन मीटर होता है। अरे नहीं बचवा, आप मुझे बताइए स्वाति कि बल का मात्रक क्या होता है? बल का
एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। पागल हो रखी हैं। किताब वाला लिख दे तो उसको इसकी बात नहीं माना जाता। किताब वाले आधे साफ होते हैं सब, दिमाग से पैदल। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और जब बल का एसआई मात्रक हो, वो अलग बात है कि एसआई मात्रक को आधुनिक एमकेएस पद्धति कहते हैं, ठीक है। लेकिन बल का अगर एक्चुअल में एमकेएस पद्धति मात्रक देखे, जैसे देखिए आप खुद ही होशियार हैं, एमकेएस मतलब क्या होता है? ऐसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापे, उस पद्धति को हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। तो अब जब बल को आप न्यूटन कह रही हैं, तो न्यूटन कौन सा आपने इसको मीटर में मापा है? तो आपको इसको पहले बताना होगा ना कि बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इनटू मीटर का मीटर। तो अब जब आप इसका गुणा करेंगी तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा कार्य का। तो सिंपल ये लिखिए ना, न्यूटन मीटर भी लिख सकती है, लेकिन ये एकदम एक्यूरेट है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर आप विमीय सूत्र भी लिखने जाती हैं तो उस तरीके से ही लिखना पड़ेगा, तभी निकाल पाएंगी। अरे तो कार्य का बता रही है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन ही तो होता है, तो बल का तो निकालना पड़ेगा कि नहीं? चलिए, तो इस तरीके से आपने ये चीज सॉल्व कर लिया। तो अगला क्वेश्चन, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? फटाफट। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवोशिए हैं। कौन है बच्चों? लेवोशिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, 2006 में और 2009 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश को हुआ? रसायन विज्ञान का ज्ञान सबसे पहले किस देश में हुआ? जल्दी से आंसर दीजिए। रसायन विज्ञान का ज्ञान सबसे पहले किस देश को हुआ? बिल्कुल सही बात है, मिस्र अरब को हुआ। किसको हुआ? मिस्र अरब नामक देश को हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई, जिसका प्राचीन नाम क्या है? केमिस्ट्री का उत्पत्ति केमी नामक शब्द से हुई है, और इस केमी शब्द का नाम किस देश के नाम से है? तो मिस्र से, इसीलिए इसकी उत्पत्ति, रसायन विज्ञान का ज्ञान मिस्र देश से ही हुआ। सो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है कि पौधों को कीटाणुओं एवं रोगों से बचाता है कौन? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। पौधों को कीटाणुओं एवं रोगों से कौन बचाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DDT। DDT फॉर्म, फुल फॉर्म लिखिए, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, जिसका
आपका फुल फॉर्म है, कई बार पूछा भी जाता है, और ये कीटाणुओं नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है BHC का फुल फॉर्म क्या होता है। BHC, ये BHC और DDT ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, सो आप याद रखिएगा। तो BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, ठीक से मैं लिख दूं इसको, क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस व्यवहार है। आदर्श गैस व्यवहार क्या है? बिल्कुल सही बताया, एक परिकल्पना है, एक दिमाग में हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, पीने के जल को शुद्ध करने के लिए, या जो खराब जल है, प्रदूषित जल है, उसको पीने योग्य बनाने के लिए हम पानी में क्लोरीन डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों? क्लोरीन मिला के पिया जाता है, वो उसको सही कर देता है। क्लोरीन प्रदूषित जल को ठीक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार बच्चों किसने किया था? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बताया, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। निम्न में से जर्मनाशी कौन सा है? मतलब जो कीटाणुओं को मार देता है। तो आप जानते होंगे कि 100% कीटाणुओं को अगर मारना है, 99.9 प्रचार देखें कि नहीं, तो वो डेटॉल होता है। और इसके अलावा क्लोरोबेंजीन, इसका भी प्रयोग जो है वो कीटाणुओं को मारने के लिए भी किया जाता है। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पौधों को कीटाणु एवं रोगों से बचाता बताया था अभी DDT और BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी बताया था। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप आज हमें जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। भाई बहुत ही मेहनत से बच्चों मैंने पढ़ाया आपको, और बहुत ही बढ़िया से आपको पढ़ाया। अब अगर आपको ताकतवर तैयारी करनी है अच्छे से, तो आप ईमानदारी से हमारे साथ जरूर जो है वो अपने आप को जोड़ें। वीडियो को, पहली बात तो आप क्रैश कोर्स में प्राइवेट क्लास कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर नहीं करना है, वरना आप ग्रुप से ब्लॉक हो जाएंगे, और एक बार ग्रुप से ब्लॉक हुए तो फिर मैं नहीं जोड़ूंगा, एकदम 100% गारंटी है। चाहे आपने फीस दिया हो चाहे नहीं दिया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सो वीडियो को शेयर नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मन लगा के बच्चों पढ़िए। देखिए फीस दिए हैं, अगर जो भी फीस दिए हैं, कम चाहे ज़्यादा, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे कम फीस हमारी है पूरे पॉलिटेक्निक में, पूरे में आप जाके देख लीजिएगा। और एक बार जो मैं पढ़ाता हूँ उसको भी चारों तरफ जाके आप चेक कर लीजिएगा कि उनके पढ़ाने में और हमारे पढ़ाने में क्या अंतर है, कौन ईमानदारी से पढ़ाता है, कौन कैसा पढ़ाता है, आप खुद डिसाइड कर लेंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, जब मैं इतना चीज़ लिख के आपको बता रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स पूरा मैथमेटिक्स का बनवा दिया मैंने, कोई टाइपिंग कोई कुछ नहीं, आप देख सकते हैं PDF खोल के धुरंधर बैच का। तो जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ला सकते और हमारा नाम रोशन कर सकते? वैसे नाम तो रोशन है ही, नाम तो मेरा रोशन ही है, रोशन पांडे, लेकिन आपको खुद भी हमारा नाम रोशन करना है। ठीक है, प्रॉमिस करिए, एक बार लिखिए सारे बच्चे, प्रॉमिस कि आज से बहुत तगड़ी मेहनत करूंगा,
और बहुत ज़्यादा चीज़ सीखूंगा एक दिन में। मेरी महामैराथन की क्लास यूट्यूब पे फ्री वाली देखिए, इसके अलावा पेड क्लास के सभी वीडियोस को देखिए, क्रैश कोर्स की सभी वीडियोस को देखिए। ये सारी चीज़ें आपको करते रहनी है। इस बार जान लगा देना है, कुछ भी हो जाए, और एकदम सिलेक्शन की होड़ लगा देना है बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगर आपके दोस्त कोई हैं जो पढ़ना चाहते हैं पॉलिटेक्निक, तो बच्चों जिम्मेदारी आपकी है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको जानता हूं, आप उनको जानते हैं, तो उनसे कहिए कि इस नंबर पे कॉल करें 88 26 39 60 22। और अगर आप अपना नाम भी लिखवा देते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा। मैं जान भी जाऊंगा कि कौन बच्चा जो है अपने दोस्तों को जुड़वा रहा है। बहुत सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों को अच्छी जगह जुड़वाते हैं, ऐसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात, शर्म की बात कहाँ है भाई। पांडे सर आपको अच्छा पढ़ाते हैं तो चलिए जुड़वा देते हैं। ये चीज़ है, सपोर्ट करना अच्छी बात होती है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।